अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी बॉयज़। आज का जो टॉपिक है वो है डाटा फ्लो। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता कि डाटा फ्लो किस तरीके से हमने करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई नहीं करना। और वो उसमें ये करते हैं कि कुछ एजेंट्स जो उनसे हैं उनको हायर कर लेते हैं अपने लिए डाटा फ्लो करने के लिए। उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस किस तरीके से उनको अपलोड करना है, या उन्होंने डाटा फ्लो के लिए केस किस तरीके से बनाना है, जिसके लिए वो कुछ एजेंट्स को हायर करते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 वो चार्ज करते हैं उनसे और उनको डाटा फ्लो करके देते हैं। जबकि डाटा फ्लो नहायत ही आसान प्रोसीजर है, नहायत ही आसान चीज़ है जिसको आप इजीली ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, अगर ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पे नहीं जाएंगे आप रजिस्टर हेयर पे जाएंगे। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और डीएचए की यूनिक आईडी। जो लास्ट वीडियो थी उस पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपना असेसमेंट टूल के थ्रू असेस कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप असेसमेंट टूल से गुजर जाएंगे तो वो डीएचए आपको एक एलिजिबिलिटी आईडी इशू करेगा, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे वो आपका लिंक हो जाएगा, डीएचए का अकाउंट इसके साथ लिंक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें पुट करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जब पुट करके आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी और आपकी आईडी जो सी है डीएचए के ऊपर वो बन जाएगी। उसके बाद आप वापस अपने लॉगिन पेज के ऊपर आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम जो आपने रजिस्टर करते हुए यूज़ किया था, उसके बाद अपनी ईमेल, पासवर्ड और डीएचए यूनिक आईडी जो आपको डीएचए की तरफ से आईडी मिली थी वो आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम वगैरह नहीं होगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें आपको शो हो रहा है। आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा। आपने अपने पासपोर्ट की जो मेन कार्ड की उसकी स्कैन है वो उसको आप अपलोड करेंगे। जब आप वो अपलोड करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसमें पुट कर देंगे तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जिस तरह मेरी कैटेगरी नॉन फिजिशियन है, फिजिशियंस यहाँ पे अपने फिजिशियन से को चूज़ करेंगे। और सब कैटेगरी मेरी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ में अगर एक बंदा फिजिशियन है तो उसकी भी आगे कैटेगरीज़ हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट सब कैटेगरीज इसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन। ठीक है। उसको पहले ये होता था कि पहले आप एक पेज डाउनलोड करते थे, उसके वो साइन करते थे, साइन करने के बाद आप उसको अपलोड कर देते थे तो आपका कॉन्सेंट जो सा है वो हो जाता था। लेकिन अब ये है कि वो एक मुश्किल प्रोसेस था। ठीक है। स्कैन करना, डाउनलोड करना, उसको प्रिंट कर निकलवाना, फिर उस पर साइन करना, फिर उसको कंसेंट करना। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली इसको कंसेंट कर लेता है। बस आप कंसेंट पे क्लिक करेंगे और आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर जो आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आएंगे क्रिएट अ केस के ऊपर। क्रिएट अ केस पे क्लिक करेंगे आप। मेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे लिए पहले कंसेंट करना पड़ेगा मुझे। ये देख, ये कंसेंट है। ठीक है। कंसेंट लेटर है। ये लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन है। इसमें आप ऑथोराइज़ करेंगे, कर रहे हैं डाटा फ्लो को कि वो आपकी प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकता है आपके नाम को यूज़ करते हुए। ठीक है। ये आपका नाम उसने ऑलरेडी वहाँ से सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की थी। कंसेंट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है। और आप इसको चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास एज ए कंफर्मेशन। इसको यहाँ से फिनिश कर दें। ठीक है। अच्छा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होने के बाद अब आप आएंगे क्रिएट अ केस के ऊपर। ठीक है। उसने हमें कह दिया आप गुड टू गो है, आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हमारे पास आ गया है। आप क्रिएट अ केस के ऊपर। अच्छा, आप पैकेज 1 जोन सा है वो ये है
कि 2 एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी कर देगा, एक हेल्थ लाइसेंस करेगा, 2 आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करेगा, 1 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट करेगा और क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आया था आपका वो कह रहा है कि एक एजुकेशनल करेगा, एक हेल्थ लाइसेंस करेगा, 2 एक्सपीरियंस लेटर करेगा और एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट करेगा। तो जो हमारे हमारे लिए चाहिए होता है वो ये चाहिए होता है। हाँ, अगर 2 डिग्रीज़ उनके लिए चाहिए होती हैं, जिस तरह कोई फिजिशियन है उसने आगे कोई अपना एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन की है, या उसने कोई एमफिल किया है, पीएचडी की है, या कोई फार्मासिस्ट है उसने एमफिल या पीएचडी की है, उस बेस पे जा रहा है, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसने पहले फार्मेसी की है और क्लिनिकल में कोई उसने डिप्लोमा या कुछ और डिग्री हासिल की है, तो वो फिर पैकेज 1 सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सिंपल एक फार्मासिस्ट हैं या एक सिंपल फिजिशियन है जिसने सिर्फ एक ही डिग्री की है, और तो आप जो पैकेज 2 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका हुआ है डाटा फ्लो, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा केस 1 या केस 2 का, ठीक है। आप यहाँ से अपने केस जो से ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से या फिर पैकेज 1 सेलेक्ट करेंगे या पैकेज 2 सेलेक्ट करेंगे। मैं वो कह रहा है री इशू है डाटा फ्लो रिपोर्ट, कि मैं डाटा फ्लो अपनी जो रिपोर्ट है उसको री इशू करूँ, ठीक है। या ट्रांसफ़र है डाटा फ्लो केस, फॉर्मूले ट्रांसफ़र, या मैं जो पहले मेरा बना हुआ है उसको मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ इसके ऊपर, तो ये मुझसे मांगता है मेरा केस नंबर, पर्सनल डिटेल्स, डाटा फ्लो केस नंबर जो मेरा केस नंबर था, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर जो मेरी रिपोर्ट के ऊपर था, ठीक है। और उसको वैलिडेट करने के बाद ये आगे फर्दर जोन सा है उसको प्रोसेस करेगा और 200 चार्जेस इसमें मिलेगा अगर आप अपना ट्रांसफ़र केस करना चाह रहे हैं। तो अगर आपका पहले डाटा फ्लो हुआ है तो आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट इशुएंस रिक्वेस्ट कंप्लीट DHA विल इनकर 100 dirham will be charged on the report reissuance request for a report completely for an other authority previously. No charges to be paid if you are requested true profile report to be issued to DHA, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप अपना पैकेज 2 सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद वो सिंपल जिस तरह अभी इसने डिटेल्स वगैरह मांगी हैं कि आपका डिग्री के ऊपर नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, मसलन कि आपका सर नेम क्या है, और आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा कॉलेज था, वो सारा कुछ इसमें सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई और कब जो सा है वो एंड हुई। ईयर तो आपको मंथ आपको याद होगा, डेट आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि डिग्री के ऊपर डेट जो सी है वो नहीं लिखी होती पास। हाँ, डिग्री के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो आपने ज़रूर एक दफ़ा मेंशन करनी है। बाकी आपने कब स्टार्ट किया कब ख़त्म किया वो आप एक अपनी फ़र्ज़ी डेट बना सकते हैं। एंड डेट तो आपके पास डिग्री की आ जाएगी कि आपको डिग्री कब इशू हुई, वो तो डेट आपने लिखनी है। लेकिन आप जो जब से स्टार्ट हुई डिग्री वो आप अपने से फ़र्ज़ी तौर पे एक डेट जो सी है वो चूज़ कर सकते हैं और उसको उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल उसी तरीके से जब आप हेल्थ लाइसेंस वाले पेज पे चले जाएंगे, हेल्थ लाइसेंस कौन सी अथॉरिटी से हुआ, वहाँ पे सारे ऑप्शन है। वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पे टोटल ऑप्शंस हैं। वहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, सिंध फार्मेसी काउंसिल है, या कोई किसी और प्रोविंस की है, तो वहाँ पे वो शो हो रही होगी। उसको आप सेलेक्ट करेंगे, अपने जो हेल्थ लाइसेंस है उसकी इशूअर्स डेट लिखेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अगर तो आपने अपनी जो रिन्यूअल करवा ली है तो रिन्यूअल वाली जो आपकी एक्सपायरी डेट है आप वो वाली मेंशन करेंगे। आप जो फर्स्ट कैटेगरी आपको जो इशू हुई थी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो आपकी रिन्यूअल के ऊपर एक्सपायरी डेट है आप उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे और वहाँ पे आप बताएंगे कि आपका लाइसेंस एक्टिव है। और आपको ये मैं बताता चलूँ, आपका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए जब आप ये सारा कुछ अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर है तो रिन्यूअल करवा लें, ज़्यादा बेटर है, बाद में परेशानी ना हो आपके लिए, क्योंकि ये हर अथॉरिटी पे जाके वेरीफाई करते हैं। अगर वहाँ पे एक्सपायर होगा, यहाँ पे कोई इशू होगा तो वो एक मसला बनेगा। तो बेटर ये है कि आप अपनी रिन्यूअल करवा के रखें। उसके अलावा थर्ड जो चीज़ है वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, आप अपनी मुतलका काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल जाएंगे, वहाँ पे जाके एक फ़ीस पे करेंगे 1000 रुपीज़ की। वहाँ पे एक सिंपल पेज के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे टू द सेक्रेटरी ऑफ
फार्मेसी काउंसिल कि मुझे एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और वहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी के लिए चाहिए या कौन से मुल्क के लिए चाहिए आपको। वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, वहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और अपने साइन करेंगे। उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, एप्लीकेशन वापस आके जमा करवाएंगे, और साथ ही आपको थोड़ी ही देर में आपको वेट करवाया जाएगा और आपको आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए इशू होता है बेसिकली। तो आप जो उनसे जब आप उसकी डिटेल लिखेंगे तो जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट लिखेंगे, उसके बाद 2 साल के बाद एक्सपायरी जो डेट लिखी जाएगी उसके ऊपर तो नहीं लिखी होगी एक्सपायरी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर, लेकिन आप उसकी एक्सपायरी डेट 2 साल के बाद वाली ऐड कर देंगे खुद से। फर्जी डेट जो है 2 साल के बाद वो आप ऐड कर देंगे। 2 साल के बाद जो भी डेट बनती है उसकी वो डेट आप उसको ऐड कर देंगे। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी डिग्री हो गई, डिग्री के साथ ही आपने ट्रांसक्रिप्ट भी वहीं पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपका हेल्थ लाइसेंस हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया। अगर आपके पास 2 एक्सपीरियंस लेटर हैं तो 2 भी अपलोड किए जा सकते हैं, 2 की ऑप्शन मौजूद है। अगर नहीं है तो एक ही बहुत है। एक ही जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, उसमें आप अपनी फार्मेसी जिस भी फार्मेसी से आपने किया उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको उसकी सिटी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स को पुट करेंगे, और अपने कब से टेन्योर स्टार्ट किया वो आपकी एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर लिखा होगा, डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट, वो सारी डेट उस तरीके से बिल्कुल सेम उसी वाइज पुट करनी है। आपका जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, सॉरी, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए उस फार्मेसी की जहाँ पे आपने काम किया, और उसके साइन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उस फार्मेसी वाले के पास आकर आपकी हर डिटेल को वेरीफाई करेंगे। तो आपने इस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है उसको बनवाना है, ताकि किसी किस्म की बाद में कोई आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ से आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात तो अच्छे हों कि जो आप उनको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे, भाई इस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो वेरीफाई करने आएंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से डील करें, ताकि जितने अच्छे तरीके से ओनर डील करेगा उतनी जल्दी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी बगैर किसी मसले के। 22 डेज़ लगते हैं इसमें 15 डेज़ मेंशन करेंगे, 15 वर्किंग डेज़, और छुट्टियां डाल के वो 20 डेज़ पे चला जाता है काम। लेकिन 22 टू 23 डेज़ लगते हैं इसको रिपोर्ट जनरेट करते करते। ठीक है, 23 डेज़ के अंदर अंदर ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। उसमें लिखा होगा अगर तो कि आप गुड टू गो हैं, पॉजिटिव ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए थे उसके मुताबिक ही पाएगी, तो आपका डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, अगर कोई डाटा फ्लो कहीं अड़ता है, तो वो आपकी रिपोर्ट में आपको वो भी शो करवा देंगे कि कहाँ से आपकी डिस्क्रिपेंसी निकली है। तो कोशिश करेंगे कुछ भी इसमें फेक मत ऐड करें, क्योंकि हर चीज़ को वो अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं। इसमें इन सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ़ीस है 935 दिरहम, जो टैक्स डालने के बाद, और मैंने इसमें SMS की एक सर्विस ऐड की थी 10 दिरहम की, तो वो 980 दिरहम टोटल बने थे। 980 दिरहम जितने भी बनते हैं उतने उससे 2-4 हज़ार ऊपर आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, आपके डेबिट कार्ड में पड़े होने चाहिए, और आपके डेबिट कार्ड की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें आप प्रोवाइड करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टेड हों, टेस्टेड होना उनको ज़रूरी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट जिस तरह भी हैं आप उस तरह ही अपलोड करके उनको वेरीफाई डाटा फ्लो के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, आपके डेबिट कार्ड में वो उतने आपने जो करंट रेट चल रहा है उसके मुताबिक आपने उसको मल्टीप्लाई करके उससे 4-5 हज़ार ऊपर रखते हुए, क्योंकि वो टैक्स कट आउट होता है। ठीक है, मेरी जो टोटल फ़ीस कटी थी डाटा फ्लो की उस टाइम 55 जो सा था रेट चल रहा था दिरहम का, 54 या 55 था, तो वो थी 57,000 समथिंग। अब 61 रुपीज़ का 1 दिरहम है पाकिस्तानी, तो उस हिसाब से इसकी फ़ीस होगी, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, और आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, और उसके ऊपर भी टैक्स के लिए कुछ फ़ीस होनी चाहिए। वो फ़ीस कट आउट हो जाएगी और आपका डाटा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किसी किस्म की भी इसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। मैंने बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी की हेल्प के ये खुद
सारा प्रोसेस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 22 डेज़ के अंदर अंदर मेरा डाटा फ्लो भी कंप्लीट हो गया था, मेरा DHA का टेस्ट भी उसका भी रिज़ल्ट आ गया। तो 24th डे को मेरे पास मेरा एलिजिबिलिटी लेटर मौजूद था। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वेरीफाई करने हैं, कैसे वेरीफाई करने हैं, उनकी क्या फ़ीस होगी, क्या फ़ीस नहीं होगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। इसमें आपको मैक्सिमम मैंने बता दिया है कि डाटा फ़्लो किस तरीके से प्रोसीड होगा, तो उसको चूज़ करते हुए आप अपना डाटा फ़्लो करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी मैं ख़ुद रिसेंटली मैंने अभी जो सा DHA का टेस्ट दिया और इसको पास किया और एलिजिबिलिटी लेटर लिया। अभी 3 जुलाई को मेरी फ़्लाइट है, तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप की जो डिटेल वीडियो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा कि किस तरह जाके उसके बाद आप जाके वहाँ पे किस तरीके से आप अपनी CVs तैयार करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी चाहिए, कितने पैसे लेकर जाने चाहिए और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल वीडियोस इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होंगी, ताकि आप सब भाइयों को और जो भी मेरी जो भी मेट्स हैं उनको आसानी रहे अप्लाई करने में, किसी किस्म की किसी भी एजेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फिर से और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।